हेलो, आई होप यू ऑल आर वेल। स्वागत है मेरे चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर से। तो आज हम क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ही आसान चैप्टर है, तो उसको समझेंगे आज। सेल के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे हम। तो सेल होती क्या है उसको समझेंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल सामने दिख रहा होगा आपको। मैं आपको स्क्रीन जैसे आप देख पा रहे हैं तो सेल सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। अब कोशिका होती क्या? प्रत्येक सजीव, यदि हम बात करें किसी भी पादप की या हम बात करें मनुष्य की या जंतु की, उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि हमने एक चीज़ देखी है क्या, एक चीज़ पढ़ी है हमने कि ईंट, बहुत सारी ईंटों को मिला दो तो कमरा बन जाता है और कमरों को मिला दो तो क्या बन जाता है, एक घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। समझने के लिए और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बेसिक्स एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ईंट को हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें सजीवों की बात करें, सजीव जो शोषण कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, फिर प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। समान संतति के जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सजीव है वो अपने कार्य करने के कुछ ना कुछ तो सूक्ष्मतम इकाई कुछ चाहिए होगी उनको करने के लिए। तो उस सूक्ष्म इकाई को हम बोला जाता है कोशिका। जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होगी। अगर हम बात करें हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो क्या होगी, वो होगी कोशिका। क्या होगी, हमारी कोशिका। अब कोशिका बहुत तरह की होती है, इनकी संरचना के आधार पर समझेंगे तो बहुत तरह की हो सकती है। पादप कोशिका की संरचना थोड़ी अलग होती है। ठीक है, पादप मतलब अगर बात करूँ पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूँ तो, और यदि अगर मैं जंतु की बात करूँ तो इनकी कोशिकाएं अलग तरह की होती है और इनकी संरचनाएं भी अलग तरीके की। संरचना मतलब कि जिस तरीके से बनी होती है, और उनके कार्य भी होते हैं। पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। परंतु जो जंतु होते हैं अपने स्वयं खाना नहीं बना सकते, इनको बोलते हैं परपोषी, विषमपोषी, परपोषी बोल लीजिए, हेटरोट्रॉप्स बोल लीजिए आप इंग्लिश में बोला जाए तो ये अपना खाना स्वयं बना नहीं सकते। इनको किस पे ज़रूरत होती है, पादप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनको एक का एक दूसरा नाम भी होता है, उनको बोलते हैं उपभोक्ता। इसके बारे में अभी समझने की जरूरत है नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामने दिख रहा होगा जैसे कि आपको लिख रहा है कि हम बात करने वाले सजीवों की। सबसे पहले लाइन दिख रही होगी आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी कोशिकाएं किसकी बनी होती है, सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड क्रियात्मक मतलब कि फंक्शनल। संरचना मतलब कि सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होगी मानव शरीर की, इसके बिना हमारे ऐसे अगर बात करें तो बहुत को हमारे शरीर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जहाँ पर क्या होता है, श्वसन संभव होता है। श्वसन से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और कोशिका मिलकर क्या बनाती है, समान तरह की कोशिका मिलकर बनाती है उत्तक। अब यही उत्तक इसका निर्माण करते हैं आगे जाके, जब बहुत सारे उत्तकों को मिला दोगे समान तरह के उत्तकों को, ये निर्माण करते हैं किसका, ये निर्माण करते हैं आपका अंगों का। अंग का बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ, अब इन्हीं अंगों को अगर हम मिला दे बना दे तो क्या बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर अगर हम जंतु की बात करूँ तो कोशिका क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिनके बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब साइटोलॉजी जो शब्द है दो तरीके के लिए, एक है साइटो प्लस में लॉजी, दो शब्द मिल लेंगे उसमें। साइटो मतलब होता है कोशिका, लैटिन वर्ड है साइटो, इसका अर्थ होता है, साइटो मतलब होता है कोशिका मतलब सेल। ठीक है, और लॉजी मतलब लॉजी बोल लो या फिर ग्राफी बोल लो, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इस तरह के बायोलॉजी
जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं तो क्या लगाता है, बायोलॉजी। ठीक है, इतना तो कुछ ज़्यादा बेसिक है, कुछ समझने जानने की जरूरत में है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी है, तो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, उसको समझते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी अगर बोला जाए तो मृत कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ सेल, डेड सेल। डेड सेल क्या होती है, उन्होंने क्या करा, कॉर्क ली थी, कॉर्क समझते हो, ही वॉज इन द पार्टी, वो पार्टी में थे, तो क्या करा उन्होंने देखा कि कॉर्क थी, कॉर्क समझते हो, तो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी क्या होती है, मृत कोशिका थी, मृत कोशिका मतलब कि जो कोशिका थी वो क्या हो चुकी, मर चुकी थी, मतलब कि लकड़ी कब बन जाती है, जब सूख जाती है, तरीके से क्या क्या होता है, जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती है, अब वो क्या नहीं कर सकती है, नहीं आगे नहीं बढ़ सकती है, तो लकड़ी सूख गई, तो उस लकड़ी के ऊपर बियर के ऊपर हमने क्या लगा दी, कॉर्क। अभी अपनी लेबोरेटरी में गए, और लेबोरेटरी में उन्होंने क्या करा, लैब में गए, और लैब के अंदर जाके उन्होंने क्या करा, उसको जूम किया, तो इस तरीके से किस तरीके की संरचना बन गई आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की संरचना इनको बन गई। ठीक है, कुछ इस तरीके की संरचनाएं थी, इस तरीके की फुटबॉल जैसी संरचना। ठीक है, तो कहा जाए, अगर बोला जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं को एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखा। अगर बोला जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, हम बोलेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। जीवित मतलब कि बोला जाए जीवित में जिसमें जो सजीव था, मतलब जिसमें जान थी। ठीक है, तो बोला जाए तो किसकी होगी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म में ज़्यादा बांधने की जरूरत है नहीं, जिनसे प्रोटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए बस कोशिका की, प्लाज्म मतलब की होता है पानी, जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की संरचना आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बोला जाए तो कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, न्यूक्लिक मतलब कि जो उसके केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लिक मतलब होता है केंद्रक, कोशिका का केंद्रक होता है। बोला जाए तो यहीं से क्या होता है, कोशिका अपने सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, विटामिन की बात करें, विटामिन पाया जाता है जो कोशिका का निर्माण करती है। समझ आ गया। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव दर्रे सॉल्जल अवस्था में होता है। अगर आपने देखा हो पदार्थ, जब जो विभिन्न पदार्थों को, जब हमने 9th क्लास में एक चैप्टर है पदार्थ और उसके पदार्थ चैप्टर है, तो उसमें हम पढ़ते हैं सोल जल कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा सोल जल कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किससे मिलकर बनती है, किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत मतलब होता है कोई विचार। ठीक है, कोशिका मतलब कोशिका। अब कोशिका के बारे में किसने बताया कि कोशिका ऐसी होती है, कोशिका का जैसे मैं बता पा रहा हूँ, कोशिका सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जीवों में, तो किसने बताया, दो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्लाइडन और स्वान ने। इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादन क्या किया, प्रतिपादन मतलब कि कोशिका सिद्धांत पेश किया। उन्होंने बताया, क्या बताया, सामने देखिए लीजिए, इन्होंने बताया कि सभी पौधों में सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। अगर हम बात करें पौधों की, स्वपोषी की, या हम बात करें परपोषी अर्थात मानव, मनुष्य, जंतु, कुत्ता, बिल्ली, ये किसके बने होते हैं, सब कोशिका के बने होते हैं। जीवन, कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है, मतलब मूल इकाई मतलब कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। अब पूर्व निर्मित कोशिका मतलब होती है, जैसे कि हम मनुष्य किससे उत्पन्न होता है, मनुष्य से ही होता है ना, तो इसी तरीके से जो कोशिका होती है, जो पूर्व में जो कोशिका बनी होती है, ठीक है, उससे निर्मित होती है। समझ पा रहे हो, बस इतना ही है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझने की जो है। ठीक है, अब कोशिका एवं जीवों के प्रकार। ठीक है, अब कोशिका क्या कहते हैं, हम समझेंगे जीव दो प्रकार के सकते हैं। ठीक है, जीव दो प्रकार से, जीव मतलब कि जो क्या कहते हैं अपना जिनकी जान है, सजीव है, उनकी मैं बात करने वाला हूँ। ये हो सकता है एक कोशिकीय। ठीक है, अंतर समझा दूँ, सब आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, समझते चलो जीव क्या। ठीक है, अब ये उनके कुछ ना फैक्टर्स दे रखे हैं, किस आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहला वर्गीकरण समझ लीजिए। ठीक है,
लक्षण कोशिका संख्या। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, जिनको बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर, अर्थात इनका पूरा का पूरा शरीर जो होता है एक ही कोशिका का बना होता है। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए ये सारे कार्य एक ही अंग से करते हैं। ठीक है, प्रजनन की बात करो, श्वसन की बात करो, उत्सर्जन की बात करूँ, चाहे हम भोजन को अंदर लेना हो गया, सारे का सारा कार्य क्या करते हैं, एक ही अंग से करते हैं। लेकिन मानव क्या है, एक, लेकिन जो बहुकोषीय जीव होते हैं क्या करते हैं, उनके लिए क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं। जैसे कि देखने के लिए आंखें होती है, पचाने के लिए पेट होता है, ठीक है, और श्वसन के लिए क्या कहते हैं, फेफड़े दे रखे होते हैं। तो मतलब विभिन्न उत्सर्जन के लिए विभिन्न अंग होते हैं, और प्रजनन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, प्रजनन भी बहुत अलग तरीके से करते हैं। ठीक है ना। तो ये लैंगिक जनन कर सकते हैं बहुकोषीय जीव। ठीक है, लैंगिक मतलब लैंगिक का मतलब ये है इसमें नर तथा मादा की दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुकोषीय के जीवों में। ठीक है, अब कार्य के आधार पर समझते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। मतलब कि कोशिका मतलब जितने भी कार्य करेंगे सब कौन करेगा, सारे के सारे कौन करेगा, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, इसमें क्या होता है, विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। जैसे आपको पहले समझा दिया था, नाक क्या फेफड़े क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, और स्टोरेज का काम करती है। ठीक है ना, एल्वेओली जिसको बोला जाता है। कोष्ठक की बात करूँ तो फेफड़े के अंदर होता है। पाचन के लिए क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। श्वसन के लिए श्वसन तंत्र होता है इनके पास। ठीक है, तो देखने के लिए मानव नेत्र होते हैं, सोचने समझने के लिए मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कार्य विभाजन मतलब कि कौन कौन कार्य कर सकता है। कहने का मतलब ये कार्य विभाजन नहीं होता। मतलब कि जैसे कि मानव है, आपको पता होगा कि ऐसा तो है नहीं जो जैसे कि आपको मैं बहुकोशिकीय के जीवों में अंतर से इसको समझा देता हूँ, ये अपने आप समझ आ जाएगा। जिस तरीके से अगर आपने देखा हो कि जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जैसे कि मानव, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं पेट द्वारा, उत्सर्जन कर सकते हैं, और उस अलग उसके लिए अंग होते हैं। ठीक है, और प्रजनन के लिए अलग होते हैं, श्वसन के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, कार्य विभाजन होता है। मतलब कि इनको पता होता है, प्रत्येक कोशिका को पता होता है कि उसका कार्य क्या है। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा संभव नहीं होता है। जो कोशिका होती है सारे काम खुद ही कर लेती है। ठीक है, अब जनन एकल कोशिका द्वारा आता है। एकल कोशिका मतलब कि अब एक ही कोशिका का बना, तो ऑब्वियसली बात है जनन एकल कोशिका द्वारा होगा नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न कोशिकाएं जनन, लिख जाइए 2 सेकंड। विभिन्न कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। ठीक है, अगर जनन कोशिका अगर देखा जाए तो, अगर आप देखा हो तो एक स्पर्म होता है अगर मादा में देखा जाए तो। ठीक है, और मेल गैमेट भी होता है। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। और यही जाइगोट आगे जाके किसका निर्माण करता है, भ्रूण का। और यही भ्रूण आगे जाके क्या बन जाता है, एक बच्चे का निर्माण करता है, नहीं करता है। ये कहाँ पर रहता है, यूट्रस के अंदर। यूट्रस कहाँ होता है, समझेंगे जब जनन तंत्र के बारे में समझेंगे। ज़्यादा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है ओनली, कुछ नहीं, ज़्यादा इसके बारे में सीरियस होने की ज़रूरत है नहीं। बस जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, डिफरेंस करा रहा हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, आयु। अब बोला जाए कि अगर आयु के आधार पर देखा जाए, एक कोशिकीय जीव इनकी जो आयु होती है बहुत छोटी होती है। किनकी होती है छोटी, अगर हम बात करें तो किसकी, हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव की। वही अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों की, इनकी जो आयु होती है वो क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, बैक्टीरिया। अगर पूछ लिया जाए एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए तो आप देख सकते हो क्या क्या, पहला कौन सा आएगा, पहला आपका आएगा अमीबा और बैक्टीरिया। अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव का तो इसमें आएगा आपका पादप, कवक एवं जंतु। पादप के बारे में बताइए, कवक के बारे में बताइए, तो फंजाई में फाइलम में आता है। ठीक है, जंतु की बात है, एनिमिलिया की बात कर रहे हैं। पादप में आपका क्या हो गया, कौन सा हो गया, पादप में कौन सा हो गया, प्लांटी की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब कोशिका जो होती है ना, वो 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा जीवों में अंतर समझा है कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव। कभी कभार क्या होता है, हमें दो चीज़ में अंतर हम करना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। पहला अंतर क्या होता है आपका कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। हम बात कर रहा हूँ कोशिकाओं के बारे में। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, आप समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है आकार में छोटी होती है।
ठीक है। अगर पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है क्या होती है, आकार में छोटी होती है, ठीक है, ठीक है, 1 से 10⁻⁻⁶, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो होती है आकार में बड़ी होती है, ठीक है। इतना ही अंतर था, ठीक है। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है। अब न्यूक्लियर झिल्ली क्या होती है, न्यूक्लियर मतलब होता है केंद्रक। कोशिका जो होती है हमारी क्या होती है, ये हो गया आपकी कोशिका। इसके मध्य भी क्या होता है, एक तरीके से केंद्रक होता है, मतलब कोशिका का दिमाग। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, झिल्ली चढ़ी होती है। झिल्ली समझते हो, झिल्ली मतलब छोटी सी पतली परत होती है, ठीक है, जो क्या करती है इस केंद्रक को विभिन्न अंग से, विभिन्न जो द्रव होता है कोशिका द्रव से अलग करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है न्यूक्लियर झिल्ली। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है। क्या नहीं होता है, केंद्रीय भाग। किसकी बात कर रहा हूँ, केंद्रक की बात कर रहा हूँ। वही अगर हम देखा जाए किसकी बात करें, यूकैरियोटिक जीव की बात, तो इनका क्या होता है, केंद्रीय भाग क्या होता है, न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक समझ पा रहे हो, मतलब कि कोशिका का सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित। अंगक की बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, किसकी, अंग की, मतलब कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं, समझेंगे आगे जाके, ज़्यादा समझेंगे इसमें ज़्यादा अंग मतलब की बात, क्योंकि कोशिका भी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है, प्रत्येक का अपना अपना कार्य होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें क्या होता है, जो कोशिका के विभिन्न अंग होते हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है उनको बोलते हैं, जैसे कि हमारी त्वचा होगी, हमारे शरीर का बाहरी आवरण क्या है, त्वचा होगी, ठीक है। उसी तरीके से कोशिका के जो विभिन्न भाग होते हैं उनकी बाहरी क्या होती है, बाहर क्या होती है, सतह होती है, उसको बोलते हैं झिल्ली, पतली झिल्ली, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है। वही अगर मैं बात करूँ किसकी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, इसमें क्या होता है, झिल्ली द्वारा घिरे अंग उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। हम बात करें बर्डिंग, ठीक है, आगे जाके पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रजनन पढ़ाऊंगा उसके बारे में अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। वहीं अगर मैं बात करूँ किसकी, यूकैरियोटिक जीव में, तो कोशिका विभाजन माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस, कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। समझा दूंगा माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, इतना समझ लीजिए। कुछ देर अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है कोशिका का, तो वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक, आप प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होता है, हमेशा कौन से जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव अर्थात जीवाणु। एग्जाम्पल दिया, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, अभी हमने अंतर बढ़ाया है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनका पूरा शरीर एक ही कोशिका का मिलकर बनता है, इनका कार्य भी एक ही तरीके से, कार्य विभाजन नहीं होता इनके अंदर, बहुत सारी हमने इसके अंदर वो पढ़ी थी। लेकिन क्या होता है, अगर यूकैरियोटिक की बात करूँ उसमें एक कोशिकीय जीव भी आते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कुछ आपको यहाँ पे दे रखी है, संरचनाएं दे रखी है, ठीक है। ये कोशिका के विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार है, ठीक है, समझ लीजिए आप, ठीक है। ये कोशिका देखो, गोल आकार की भी कोशिका होती है, ठीक है ना, और किस तरीके के आकार की भी होती है, और इस तरीके की संरचना। कोशिका के जो आकार होते हैं और संरचनाएं आती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, मतलब कि विविधता होती है इनके अंदर, मतलब कि डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरीके की हो सकती है आकार में, संरचना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका आकार, कोशिका का विभिन्न आकार और आकृति होती है, ठीक है। अब कोशिका आकार में से पहले बता दिया, कोशिका में क्या होता है, विभिन्न आकार होती है, आकृति होती है, जैसे दिखा रखा है, ठीक है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार, अंडाकार मतलब स्पेरल, अंडाकार मतलब देखा होगा, मतलब कि अंडाकार, लंबाकार, स्तंभाकार, डिस्क आकार की भी होती है। कोशिका आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। अब जो कोशिका का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है, कि कोशिका का कार्य क्या है, समझ पा रहे हो, वो कर क्या रहा है, वो कहाँ पे यूज़ हो, वो कौन से तंत्र में काम आ रही है, समझ पा रहे, तो उस आधार पे क्या होती है, कोशिका का संरचना हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से मानव होता है स्वयं को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है, ठीक है। अगर सर्दी होगी तो क्या करेगा, सर्दी वाले कपड़े पहनेगा, गर्मी होगी तो गर्मी वाले कपड़े पहनेगा। उसी तरीके से जो कोशिका का कार्य होता है वो क्या करते हैं, उस आधार पर वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं,
मतलब कि उसी में रहते हैं, उसी संरचना में ढल जाते हैं, जिससे क्या हो, उन कार्य करने में उनको आसानी हो। ठीक है, ये कोशिका दे रखी है, तंत्रिका है आपको दे रखा है, तंत्रिका तंत्र जो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। स्पर्म दे रखा है, गैमेट सेल होगी आपकी। ठीक है, बोन सेल है, ये इस तरीके, बोन मतलब जिनसे हड्डियाँ का निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी इस तरीके की होती है, अगर आपने देखा हो तो। ये आपका मसल्स सेल होगी, मसल्स मतलब कि जो फाइबर्स किसकी तरह की बन रखी है, हृदय की जो मसल्स होती है इस तरीके की बनी होती है। हृदय की बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपके दिल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी संरचना इस तरीके की हो सकती है। तो कोशिका की संरचना क्या होती है, उसके कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, इतना था और कुछ नहीं है इसके अंदर बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखते समझते। कोशिका का आकार, विभिन्न जीवों में कौन कौन से पादप और जंतु की बात करने वाला हूँ कि कोशिका विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, मतलब कि जो कुछ कोशिका जो होती है, क्या चाहिए, आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, तो उनको देखने के लिए आपको चाहिए सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जाती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं भी होती है। ठीक है, इनका साइज दे रखा है, देख लीजिए आप। एक बहुकोषीय जीव मैं अंतर ऊपर में करा चुका हूँ कि एक बहुकोषीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 के बीच में होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपने शुतुरमुर्ग का अंडा देखा हो, अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा हो, डिस्कवरी चैनल पे बहुत बार आता था, तो उसमें जो शुतुरमुर्ग का वो अंडा खाता था, उसके पीछे शुतुरमुर्ग पड़ जाते थे। बहुत बड़ा अंडा होता था, लगभग आपके हाथ में भी बैठेगा, 2 हाथों को मिला दो तो जगह बैठेगा। समझ पा रहे हो, उस तरीके की होती है। आप बोला जाए, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा 0.1 एंगस्ट्रॉम। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है, कब कितनी मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर तक। आपका तंत्रिका कोशिका किसकी बात कर रहा हूँ, मानव मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ। मस्तिष्क देखो, किसी का मस्तिष्क छोटा होता है, किसी का मस्तिष्क बड़ा होता है। अगर मैं हाथी का मस्तिष्क की बात करूँ तो बड़ा होगा अपेक्षाकृत मानव की तुलना में। अगर मैं बात करूँ गिलहरी का मस्तिष्क, तो आकार वो अलग होगा, तो उसका साइज भी अलग होगा नहीं होगा, तो बता रखा है कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका किसकी बात करें, वो करी जाए तो कौन होती है, माइक्रोप्लाज्मा। वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं कोशिका के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। अब कोशिका जो होती है विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है, उसको समझते हैं। ठीक है, सामान्यतः कोशिका के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। अंग मतलब कि कुछ नहीं है, बस ये अंगक मतलब कुछ अंग से हम आप डिफरेंशिएट मत कर लीजिए ना, कंफ्यूज मत हो जाना। अंगक मतलब कि अंग की बात कर रहा हूँ, जिन भागों से मिलकर कोशिका बनी है। जैसे हमारा शरीर जो है पूरा किसी से हाथ से, नाक से, कान से, इन सब से मिलकर बना हुआ है, तो इसी तरीके से कोशिका जो है वो भी विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है, जो विशेष कार्य संपन्न करती है। जैसे कि अगर देखा हो तो पाचन तंत्र का काम करता है, पाचन को पचाना, उसमें विभिन्न प्रकार विशेष अलग तरीके की कोशिका होगी। श्वसन में जो विभिन्न प्रकार की कोशिका होगी। हृदय का काम क्या होता है, पंप करना। कहाँ, अपने पंप मतलब कि शरीर के विभिन्न भाग तक जो रुधिर है, जो ब्लड है, उसको पहुँचाना। ठीक है, तो उसका कार्य अलग हो, वहाँ पे कोशिका अलग कार्य कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, सामान्यतः कोशिका 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अगर मैं देखा जाए तो सामान्यतः कोशिका को कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, हम बात करें तो पहला भाग होता है आपका प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा होता है केंद्रक, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है जो कोशिका के सबसे भारी आवरण होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली मतलब क्या होता है, झिल्ली का मतलब होता है छोटी सी बहुत सूक्ष्म पतली परत। नॉर्मली कोशिकाओं को अगर देखा जाए, मानव कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका की अगर बात करें तो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है ना, तो वो उनके लिए हम दीवार का यूज शब्द का प्रयोग करेंगे नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, झिल्ली का। ठीक है, दूसरा क्या होता है केंद्रक। केंद्रक मतलब कि कोशिका का दिमाग। कोशिका होगी आपकी ये, ठीक है, कोशिका होगी ये, और इसका केंद्रक क्या बोलते हैं, दिमाग, केंद्रक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोशिका द्रव। अब कोशिका जो होते हैं, कोशिका में क्या कहते हैं, बहुत सारा द्रव होता है। द्रव मतलब समझ पा रहे हो, मतलब कि पानी। द्रव की बात कर रहा हूँ, पानी की बात नहीं हो रही है, मतलब चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो कोशिका के केंद्र में भी होता है और कोशिका के बाहरी भाग, केंद्र के बाहर भी ये द्रव होता है, जिससे क्या हो, कोशिका सिकुड़े ना। ठीक है,
ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। ठीक है, आई होप आपको समझने आ रहा होगा। अगर समझने आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अब कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली की मैं बात करूँ तो कोशिका जो होती है, और कोशिका के सबसे भारी आवरण जो होती है उसको बोलते हैं पतली परत, जो क्या करती है कोशिका के विभिन्न अंगों को बाहर ना आ जाए, इससे बचाव करती है। और ये क्या करती है, जो विभिन्न अवयव होते हैं, जो वायु होती है जब कोशिका के अंदर आती है, पता होगा शोषण जब होता है ना, तो क्या होता है कोशिका के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनता है, हमारा एनर्जी निकलती है, एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके की संरचना देख रखी है कि अगर हम उस झिल्ली को भी जूम करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से करेंगे, तो उसकी जो संरचना है वो किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, ठीक है, बता रखी है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस तरीके से, नीचे इसके बारे में दे रखा है, उसको समझ लीजिए अब। ठीक है, पहला होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्लेमा भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसके अलग दूसरे नाम है। ठीक है ना, हिंदी में तो पढ़ो तो हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा तो अगर ऐसे कभी कभार दे देगा कि क्या कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली बताइए, इसकी संरचना बताइए, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक मतलब होता है उसमें कलर होता है, पारगम्य मतलब होता है जो मतलब कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये भारी आवरण, इसमें कोशिका अगर क्या कहते हैं जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं अंदर आती है, ऑक्सीजन अंदर भी आती है। जब जो ग्लूकोज टूट जाएगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पारगम मतलब कि अवयव, जो विभिन्न अवयव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ये क्या कर रही है, पारगम्य मतलब कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं पारगम्य। ठीक है, होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर के केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। कुछ पदार्थों को, उसको समझेगा कुछ पदार्थ कौन से होते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका द्रव से भी अलग करती है। ठीक है, हमारे शरीर में विभिन्न कोशिका होती है, ये कोशिका होगी, अगर झिल्ली ना हो तो क्या हो, ये कोशिका मिक्स हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो क्या करती है झिल्ली, क्या करती है इस कोशिका को इस कोशिका से अलग करती है, डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका निर्माण जो होता है, जो मेम्ब्रेन जो अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन मतलब ये कोशिका झिल्ली की बात करूँ, इसका निर्माण किससे होता है, दो तरीके से होता है। पहला होता है प्रोटीन मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ वही प्रोटीन, और लिपिड मतलब कि मैं बात करने वाला हूँ वसा की। तो किससे होता है, प्रोटीन की और लिपिड से। ठीक है, तो होती क्या है संरचना में देख लीजिए। ठीक है, जो आपका कहते हैं प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन है, क्या है ये प्रोटीन है, वो क्या होता है इस तरीके से क्या धसा होता है, किसके अंदर धसा होता है, आपका फ्लूइड आउटसाइड सेल के। ठीक है ना, ये क्या होता है पूरा वसा हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं झिल्ली के अंदर क्या होता है, जो आपका प्रोटीन होता है वो धसा होता है। ये संरचना होगी, संरचना अगर आपको याद रहे तो बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चित्र बनाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो संरचना है वो दी किसने थी, दो विद्वान थे, पहला था आपके सिंगर और दूसरा नाम था निकलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये लिपिड और प्रोटीन की बनी परत होती है। उन्होंने बताया जो हमारी झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड मतलब कि वसा की, और प्रोटीन मतलब कि फैट की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की दो परतों के बीच में सैंडविच की तरह धसा होता है। देखो दिख रहा है, सैंडविच दिख रहा है, लिपिड की समझ पा रहे हो, सैंडविच की तरह धसा होता है। अब इसकी कितनी मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। ये क्या कहते हैं सबसे मतलब कि किसी चीज़ को नापने की इकाई, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, नापने की इकाइयाँ हैं। सॉरी, एंगस्ट्रॉम भी क्या होती है, कोशिका की आकार को मापने की जरूरत वो होती है, यूनिट होती है। ये लचीली होती है, ये लचीली होती है। ठीक है, और जो कि मोड़ी तोड़ी या दोबारा जुड़ जाती है। ठीक है, जब कोई चीज़ टूट जाती है, जब नोटिस करा होगा कि आपने कि जब आपका हाथ में चोट लग जाती है तो क्या होता है, और वो क्या कहते हैं दूसरी कोशिका उसका जगह ले ली, नहीं घाव भर जाता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो छोटी जो पेरेंट सेल्स है मतलब कि पैतृक कोशिकाएँ हैं, वो डॉटर सेल अर्थात पितृ मतलब कि संतान सेल का निर्माण कर रही नहीं कर रही, मतलब कि नई कोशिका का निर्माण करती नहीं करती, कट जाए टूट जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य।
अब इनके कार्य समझ लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या रहते हैं? ये कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को अंदर जाने देते हैं। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए द्वारपाल है। क्या है? द्वारपाल। द्वारका वाला द्वारपाल नहीं, ये कोशिका का द्वारपाल है। मतलब कि चीज़ों को अंदर आना तो भी इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी और बाहर जाना तो भी इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। ये कोशिका को निश्चित आकार को बनाए रखती है। मतलब कोशिका क्या हो, अपने निश्चित आकार में रहेगी तो क्या करता है, ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। ठीक है। अब जो ये आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कि कोशिका के अंदर कोई चीज़ आ रही है और कोई चीज़ जा रही है, ये दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन सा है? इसका पहला प्रकार है आपका विसरण तथा परासरण। आप दोनों में अंतर समझते हैं, दोनों का अंतर समझते हैं। ठीक है। विसरण और परासरण में अब देखो, कोई भी चीज़ अगर नोटिस करिएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसमें नोटिस करिए कोई भी चीज़ क्या जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाए। अगर आपने गुब्बारा देखा हो तो गुब्बारे के अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है, हाई प्रेशर होता है। आप जैसे इसमें पिन अगर छेद कर दो गुब्बारे के अंदर क्या होगा, उसको जगह मिल जाएगी और बाहर क्या है, लो प्रेशर, तो सारी हवा लो प्रेशर की तरफ बाहर जाएगी। मतलब कि बैलेंस हो जाए। ठीक है ना। उच्च सांद्रता, सांद्रता मतलब है कि इसमें कितनी मात्रा में चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है। विसरण का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन। मतलब कि विसरण कब कहलाएंगे, मतलब कि हाई प्रेशर से जब विभिन्न कोशिका के जो अवयव होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के मतलब कि हाई प्रेशर से किस तरफ जाएंगे, लो प्रेशर के बीच में, तो उसको बोलेंगे कि हम विसरण। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें परासरण की, वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा जल अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है। अब विसरण और परासरण में अंतर, महत्वपूर्ण अंतर ये सिर्फ यही है कि विसरण में क्या होता है, जल का क्या कहते हैं, स्थानांतरण नहीं हो रहा है, लेकिन परासरण में क्या हो रहा है, जल का विलायक की मैं बात कर रहा हूँ, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। ठीक है। कहाँ हो रहा है, मतलब कोशिका के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है। ये दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। ठीक है। ठीक है। मतलब कि मतलब नोटिस कर लीजिएगा, अगर देखो अगर ये कोशिका होगी, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है। तो क्या करेगा, ये बाहर जो पदार्थ होगा क्या होगा, अगर ऑक्सीजन आने जाती है तो अगर अंदर आना चाहती है ना इसके अंदर, तो यहाँ पे लो प्रेशर होना जरूरी है और यहाँ पे हाई प्रेशर होना जरूरी है। अगर यहाँ पे बाहर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपका हाई प्रेशर होगा। कोशिका की बात कर रहा हूँ, तो अंदर लो प्रेशर क्रिएट कर ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा होगा, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आनी चाहिए। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इतनी मात्रा में अंदर आएगी जिससे क्या होगा कि बाहर की मात्रा, अंदर की मात्रा और बाहर की जो बाहर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझ पा रहे हो, बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस कर दिए। ठीक है। ऐसा ही इसमें भी होता है। ठीक है। अब विसरण जो होता है वो क्या कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों में संभव है। मतलब कि कोई भी अवयव कोशिका के अंदर अगर आना चाहती है, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस, किसी भी रूप में, तो में तो अगर वो अंदर आएगा तो क्या कहलाएगा, अंदर या जाएगा या बाहर नहीं जाएगा, अंदर से अंदर आएगा या बाहर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जाएगा। तो अगर वो ठोस, द्रव और गैस के रूप में हो सकता है तो क्या कहलाएगा, विसरण के रूप में होगा। लेकिन अगर हम बात करें परासरण, परासरण में क्या होता है, द्रव्य माध्यम संभव है, जैसे कि जल। पहले बताया था परासरण में क्या, किसका आगमन होता है, परिवहन होता है, वो होता है आपका जल का, द्रव्य। ठीक है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ में कितनी मात्रा मिली होती है। ठीक है ना। वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला कंसेप्ट है। ठीक है। ज़्यादा समझने की जरूरत इसकी है नहीं। ठीक है। केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब परासरण के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका अंत्यपरासरण, दूसरा होता है पहला होता है बाह्य परासरण, दूसरा होता है अंत्यपरासरण। अब बाह्य परासरण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन बना, मतलब कि परासरण में क्या हो रहा था, हमने द्रवीय माध्यम जो था वो क्या कर रहा था, कोशिका के अंदर आ रहा था और बाहर जा रहा था। ठीक है। अगर ये द्रव्य माध्यम क्या हो, द्रव्य पदार्थ क्या हो, कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन, मतलब कि कोशिका के अंदर से बाहर कोई भी द्रव्य पदार्थ बाहर जाता है तो क्या कहलाता है, बाह्य परासरण। मतलब कि बाहर की ओर किस तरफ गति कर रहा है ये ध्यान रखिएगा बस इसमें। तो क्या कहलाएगा वो आपका बाह्य
पराशरण, ठीक है। वही बाह्य पराशरण का उल्टा क्या हो जाएगा, अंत पराशरण, ठीक है। कोशिका के बाहर से विलायक के अंदर, मतलब कि कोशिका के बाहर से विलायक के अंदर, मतलब कि इस अंदर की तरफ द्रव्य माध्यम का, द्रव्य मतलब कि द्रव्य पदार्थ का परिवहन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, अंत पराशरण, ठीक है।